हेलो दोस्तों, आपका हमारे अप स्टडी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंगूर की खेती के बारे में, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं और जेट आईसीआर बीएचयू में जो भी क्वेश्चन आएंगे इस क्लास में, इसके अंगूर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन क्लास की ओर। तो बात करते हैं बॉटनिकल नेम क्या है अंगूर का। बॉटनिकल नेम है विटिस वेनिफेरा। क्या नाम है? विटिस वेनिफेरा इसका बॉटनिकल नेम है। विटिस वेनिफेरा इसका बॉटनिकल नेम। अब बात करते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली क्या है? विटेसी। विटेसी इसकी फैमिली है। ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन है आर्मेनिया। आर्मेनिया इसका उत्पत्ति स्थल है। एशिया माइनर, एशिया माइनर। अब बात करते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर की। गुणसूत्र की संख्या क्या है? 2n बराबर 40। ये द्विगुणित फसल है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रूट, जो फल का प्रकार है उसको क्या बोलते हैं? बेरी। बेरी या हिंदी में बोल तो सरस भी बोलते हैं। इसका जो पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पेनिकल। क्या बोलते हैं? पेनिकल इसके पुष्पक्रम को बोलते हैं। इसमें पाई जाने वाली विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन बी की मात्रा अच्छी पाई जाती है इसमें, विटामिन बी पाई जाती है। और इसमें और भी जो ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी पाई जाती है? 8 से 13% इसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। और फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है इसमें 7 से 12% इसमें फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है। इसके खाए जाने वाले पार्ट है, जो इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट है, उसको क्या बोलते हैं? फलबित्ती, बित्ती प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। और इंग्लिश में बोले तो पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा बोलते हैं। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? अम्ल कौन सा पाया जाता है इसमें? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है इसमें। अब बात करते हैं फ्लावरिंग टाइम। इसमें फूल आने का समय क्या है? फूल आने का समय इसमें मार्च अप्रैल में इसमें फूल आते हैं। और फूल से फल बनने का समय कितना है? 3 से 4 माह बाद फूल से फल तैयार हो जाते हैं। तो मार्च अप्रैल मई जून, मई जून में इसके फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट मैच्योरिटी टाइम। फ्रूट मैच्योरिटी टाइम का क्या होता है? किस टाइम में होता है ये? मई जून में ये फ्रूट इसके मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस के बारे में। 3 × 3 मीटर इसकी प्लांट से प्लांट की दूरी है। और गड्ढों का आकार की बात करें तो 1 × 1 मीटर इसके गड्ढों की गहराई करते हैं, लंबाई चौड़ाई। पॉलिनेशन की बात करते हैं, इसके परागण की बात करते हैं तो ये स्वपरागित फसल है। स्वपरागण होता है इसमें, ये स्वपरागित किस्म है जिसमें कीटों व वायु द्वारा परागण होता है। अब बात करते हैं इसमें प्रूनिंग कब की जाती है? इसमें प्रूनिंग उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में अलग अलग टाइम पे प्रूनिंग की जाती है। तो बात करते हैं पहले उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में प्रूनिंग का टाइम क्या है? जनवरी माह में इसमें प्रूनिंग की जाती है। और दक्षिण भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार प्रूनिंग की जाती है। वर्ष में
2 बार पूर्णिंग की जाती है। एक तो सर्द ऋतु में, तो होती है अक्टूबर नवंबर में। जिसे अक्टूबर और नवंबर में जो प्रूनिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड प्रूनिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड प्रूनिंग इसको बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे जो प्रूनिंग की जाती है वो की जाती है अप्रैल माह में। अप्रैल माह में की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन प्रूनिंग। बोलते हैं फाउंडेशन प्रूनिंग बोलते हैं। फाउंडेशन प्रूनिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में। इसके लिए क्लाइमेट, कौन से क्लाइमेट की आवश्यकता होती है? उपोष्ण जलवायु इसके लिए सबसे अच्छी मानी गई है। इसके लिए उपोष्ण जलवायु सबसे अच्छी मानी गई है। और टेम्परेचर की बात करें इसमें, इस फल के लिए टेम्परेचर की बात करें तो उपोष्ण जलवायु इसके लिए यू क्या आवश्यकता होती है? अब बात करें टेम्परेचर की, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की इसके लिए आवश्यकता होती है। और इसमें फूल आने से फल बनने तक वर्षा रहित मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। फूल आने से फल बनने तक वर्षा रहित मौसम होना चाहिए। वर्षा रहित मौसम होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सोइल के बारे में। सोइल इसके लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मृदा, अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मृदा इसके लिए, मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, जिसका पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 6.5 से 7.5 इसका पीएच मान होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन के बारे में। इसका जो प्रवर्धन होता है वो किससे होता है? कलम द्वारा होता है। इसका कलम द्वारा इसका प्रवर्धन होता है, जिसकी लंबाई और मोटाई कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और मोटाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। इसमें ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार से इसमें ट्रेनिंग की जाती है, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट मेथड है शीर्ष विधि। जिसे हेड मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। हेड मेथड बोलते हैं। दूसरी की बात करें तो निफिन मेथड। निफिन विधि, जिसको इंग्लिश में भी निफिन मेथड ही बोलते हैं। थर्ड नंबर पे बात करें तो टेलीफोन विधि, जिसको इंग्लिश में भी टेलीफोन विधि के नाम से ही जानते हैं। फोर्थ नंबर पे पंडाल विधि। पंडाल या परगोला या आर्बोर विधि। इसे पंडाल विधि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। इसमें से काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये स्टार लगा के आप इसको लिख लेना। पंडाल विधि, इसको और किस नाम से बोलते हैं? मंडप या वायर विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको मंडप व वायर विधि के नाम से भी जाना जाता है।
अब बात करते हैं इसके इनकी डिटेल के बारे में, डिटेल से बात करते हैं इसकी। फर्स्ट विधि क्या बताई थी? शीर्ष विधि। शीर्ष विधि या हेड मेथड। हेड मेथड, इसकी क्या विशेषता है? ये कम खर्चीली है, कम खर्चीली विधि है, कम खर्चीली विधि है और इससे उपज कम प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। और इसके लिए जो बेस्ट किस्में है, वेराइटीज है, वो कौन कौन सी है? ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस और परलेट, परलेट किस्म है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में। सेकंड नंबर का मेथड क्या बताया था? निफिन मेथड। निफिन, निफिन निफिन विधि, जिसको इंग्लिश में भी निफिन के ही नाम से, निफिन मेथड के नाम से ही जानते हैं। इसकी क्या विशेषता है? इस विधि को विलियम निफिन द्वारा 1850 में न्यूयॉर्क में विकसित किया गया था। इसे विलियम निफिन द्वारा 1850 में न्यूयॉर्क में इसे विकसित किया गया था। निफिन से याद कर लेना, विलियम निफिन द्वारा 1850 में न्यूयॉर्क में इसे विकसित किया गया था। इस विधि को चार भुजाओं वाली विधि भी बोलते हैं। इस विधि को चार भुजाओं वाली विधि भी बोलते हैं। इसके लिए जो उपयुक्त किस्में है वो कौन सी है? उपयुक्त किस्में कौन सी है? परलेट, परलेट है इसके लिए जो उपयुक्त किस्म है। एक है थॉमसन सीडलेस, भी इसके लिए अच्छी किस्म मानी गई है। थॉमसन सीडलेस इसके लिए अच्छी किस्म मानी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, टेलीफोन विधि। टेलीफोन विधि, यह विधि निफिन विधि से ही विकसित की गई है। ये विधि है जो निफिन मेथड है, निफिन विधि है, उसी से ही ये विकसित की गई है, जो मध्यम फैलने वाली किस्मों के लिए उपयुक्त होती है ये। और इसके लिए जो वेराइटीज है कौन कौन सी उपयुक्त है? एक है परलेट, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। इसमें निफिन से अधिक उपज प्राप्त होती है, परंतु ये खर्चीली विधि है। टेलीफोन विधि है जो निफिन विधि से विकसित की गई, लेकिन निफिन विधि से अधिक उपज प्राप्त होती है, उपज प्राप्त होती है इससे। और ये एक निफिन विधि की तुलना में खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो मेथड है उसके बारे में। नेक्स्ट कौन सा मेथड है? पंडाल विधि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा के भी आप लिख लेना। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसी में से ज़्यादातर के एग्जाम में क्वेश्चन उठकर आते हैं। इसे पंडाल, परगोला या आर्बोर विधि भी बोलते हैं। ये सबसे अच्छी मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है अंगूर की ट्रेनिंग के लिए। इस विधि को मंडप या वायर विधि भी
विधि भी बोलते हैं। इसे मंडप या वायर विधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंगूर की लताएं होती है, उनको फैलाने के लिए इसमें आड़े व तिरछे तारों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको मंडप या वायर विधि भी बोलते हैं। ये अन्य विधियों की तुलना में महंगी विधि है। अन्य सभी जो भी विधियां हैं 3, उनकी तुलना में महंगी विधि है और इससे सबसे अधिक उपज प्राप्त होती है। सबसे अधिक उपज प्राप्त होती है और ये ज़्यादा फैलने वाली किस्में है, जैसे अनाब ए साहिब, अनाब ए शाही, अनाब ए शाही वेराइटी है, ज़्यादा फैलने वाली है, उनके लिए बेस्ट मेथड है, उन किस्मों के लिए बेस्ट मेथड है ये। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? विश्व की बात करते हैं तो भारत में, और भारत की बात करते हैं, भारत में अंगूर का उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। ये भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में। गंगानगर में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और आपको कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि अंगूर का शराब बनाने में कितना % भाग उपयोग में लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंगूर का शराब बनाने में कितना प्रतिशत भाग उपयोग में लेते हैं या आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन 60%, सेकेंड ऑप्शन 70%, थर्ड ऑप्शन 80% और फोर्थ ऑप्शन 90%। इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन 80% इसका राइट आंसर होगा। इसके 80% भाग से शराब बनाई जाती है। अब बात करते हैं किशमिश के बारे में। जो किशमिश है, अंगूर से किशमिश कितने प्रतिशत भाग से बनाई जाती है? तो वो है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 5%, सेकंड 8%, थर्ड 10% और फोर्थ ऑप्शन 12%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 10% अंगूर के फल से किशमिश बनाई जाती है। अब बात करते हैं जो यील्ड है, इसकी यील्ड है, उपज है, वो कितनी होती है? अंगूर की यील्ड 10 से 15 kg प्रति बेल से प्राप्त होती है, और यदि अपन हेक्टेयर में बात करें तो अंगूर की उपज 120 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। अब बात करते हैं ये स्टोरेज के बारे में। इसमें स्टोर कर सकते हैं इसको 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। जिसमें स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और 80 से 85% आर्द्रता होनी चाहिए। इसमें 6 से 8 सप्ताह तक इसको स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट वेराइटी है। भारत, सबसे पहले बात करते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी वेराइटीज लगाई जाती है? भारत में सर्वाधिक
लगाई जाने वाली या उगाई जाने वाली वैरायटी कौन सी है? थॉमसन सीडलेस। कौन सी है? थॉमसन सीडलेस वैरायटी है जो भारत में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी लगाई जाती है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी लगाई जाती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन सी वैरायटी लगाई जाती है। परलेट किस्म है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। अब बात करते हैं शराब के लिए कौन सी उपयुक्त किस्में है और इनका मिठास कितना परसेंट होता है? मिठास की बात करें इन वेराइटीज़ के बारे में तो मिठास होता है इसमें 24 डिग्री ब्रिक्स होता है, 24 डिग्री ब्रिक्स होता है। अब बात करते हैं जो वेराइटीज़ है शराब बनाने के लिए कौन कौन सी है। सफ़ेद शराब बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटी है वो कौन सी है? अर्का हंस। आप इसको स्टार लगा के लिख लेना। सफ़ेद शराब बनाने के लिए कौन सी वैरायटी है? अर्का हंस है जो इससे सफ़ेद शराब बनाई जाती है। और वैरायटीज़ के बारे में बात करते हैं। चैंपियन वैरायटी, अनाब ए शाही। और बात करते हैं पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस है। ये बीज रहित सीडलेस वैरायटी है। ये सीडलेस वैरायटी है। ब्यूटी सीडलेस, बेंगलोर पर्पल। और कौन सी है? रूबी रेड, हिमरोड, चीमा साहिबी रेड, एक है चीमा साहिबी रेड प्रिंस, और एजविन। कौन सी है? एंजविन, अर्का कंचन, अर्का श्यामा, अर्का कंचन, अर्का श्यामा। ये तो हुई जो शराब के लिए जो वैरायटी है, शराब के लिए उगाई जाने वाली वैराइटीज़ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वैराइटीज़ हैं जो शराब के लिए बनाई जाती है। और सफ़ेद शराब के लिए मैंने बता दिया आपको अर्का हंस है जो सफ़ेद शराब के लिए मोस्टली उगाई जाती है। अब बात करते हैं किशमिश के लिए। किशमिश के प्रोडक्शन के लिए कौन सी वैराइटीज़ उगाई जाती है? इसमें TSH की मात्रा कितनी होती है? इसमें TSH की मात्रा होती है 20 से 22 डिग्री ब्रिक्स होती है इसका जो TSH की मात्रा होती है। इसमें कौन कौन सी वैराइटीज़ होती है? ब्यूटी सीडलेस, किशमिश चानी है
और आगे सुल्तानिया शरद सीडलेस, सुल्तानिया शरद सीडलेस। ये सुल्तानिया शरद सीडलेस है जो किशमिश चांदी का उत्परिवर्तन किस्म है। ये किशमिश चांदी की ये उत्परिवर्तित किस्म है। अब बात करते हैं पूसा सीडलेस, नेक्स्ट वेराइटी पूसा सीडलेस, जो पूसा सीडलेस। और नेक्स्ट वेराइटी की बात करते हैं थॉमसन सीडलेस, थॉमसन थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस है जो क्लोन है, किसका क्लोन है? दास ए गणेश का ये क्लोन है। और जो ताश गणेश है वैरायटी, जो हल्के रंग की, हल्के हरे रंग की वैरायटी है और ये सीडलेस वैरायटी है। ये सीडलेस वैरायटी और हल्के हरे रंग की वैरायटी है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी के बारे में, सोनाका मनिक चमन, सोनाका है मनिक चमन। मनिक चमन। अब बात करते हैं जो किशमिश बेली के लिए सबसे अच्छी किस्म है, किशमिश बेली के लिए अच्छी किस्म है सोनाका और मनिक चमन। सोनाका और मनिक चमन है जो किशमिश के लिए सबसे अच्छी किस्म है। अब बात करते हैं जो खाने योग्य वेराइटीज है उनके बारे में। जो खाई जाने वाली वेराइटी, खाने के लिए सबसे उपयुक्त अच्छी किस्म है खाने वाली वेराइटीज, जिसको हमें फल को सीधे ही खाया जाता है, उनके लिए उनमें TSH की मात्रा कितनी पाई जाती है इन किस्मों में? 12 से 20 डिग्री ब्रिक्स पाई जाती है। और किशमिश के लिए कितना बताया था मैंने? 20 से 22। कितना बताया था? 20 से 22 डिग्री ब्रिक्स इसमें किशमिश के लिए पाई जाती है। और शराब के लिए 24 डिग्री ब्रिक्स पाई जाती है ना। अब बात करते हैं खाई जाने वाली वेराइटीज कौन कौन सी है। परलेट, डिलाइट, न्यू परलेट, मस्कट ऑफ हर्बल। कौन कौन सी है? परलेट, डिलाइट, न्यू परलेट, मस्कट ऑफ हैम्बर्ग, मस्कट ऑफ हैम्बर्ग, कार्डिनल, ब्लैक मस्कट, फ्लेम सीडलेस, एक है भोकरी, भोकरी, अनाब शाही, अनाब ए शाही, ब्यूटी सीडलेस, जो सबसे बड़े आकार की किस्म है वो है रेड ग्लोब, इसको भी आप स्टार लगा के लिख लेना।
रेड ग्लोब है जो सबसे बड़े आकार की किस्म है, से आकार में फलों का आकार इसका आकार बड़ा होता है। अब बात करते हैं जो फल परिरक्षण के लिए, फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन सी वेराइटीज है। डिब्बाबंदी के लिए बात करते हैं तो डिब्बाबंदी के लिए बात करते हैं, कैनिंग के लिए कौन कौन सी वैरायटी है। थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, सीडलेस, चंपा, चंपा, पर्ल ओक कसाबा, पर्ल ओक कसाबा, ये वैरायटीज है जो डिब्बाबंदी के लिए अच्छी किस्म है। थॉमसन
कौन से अम्ल का यूज किया जाता है? जिब्रेलिक एसिड का यूज किया जाता है। और जो अंगूर है जो एक नॉन क्लाइमेटिक फल है, कौन सा फल है? नॉन क्लाइमेटिक फल है, इसको तोड़ने के बाद में पकाया नहीं जा सकता। और अंगूर में बीज रहितता का क्या कारण है? जो थॉमसन सीडलेस वैरायटी है उसमें ये सीडलेस वैरायटी है, और जिसमें बीज रहितता का क्या कारण है? रहितता का क्या कारण है? इसमें स्टेनो स्प्रोमोकार्पी प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। इस प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई। तो रोग और जो डिजीज और इंसेक्ट और डिसऑर्डर है उनके उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है, सबसे ज़्यादा ये डिसऑर्डर उसी में पाया गया है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, केलेक्स एंड रोट। ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से होता है। अब बात करते हैं इसमें जो डिजीज है और इंसेक्ट है उनके बारे में। डिजीज की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी डिजीज लगती है? डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू है जो कौन से कवक से लगती है? ये प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला कवक से ये लगती है। ये कम तापमान और अधिक बरसात में ज़्यादा लगती है। इसमें जो धब्बे होते हैं जो पीले आकार से भूरे आकार के धब्बों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है? मैनकोजेब का 0.3% का स्प्रे करना है। मैनकोजेब का कंट्रोल है, मैनकोजेब का 0.3% का स्प्रे करना है। अब बात करते हैं पाउडर मिल्ड्यू के बारे में। ये कौन से कवक के कारण होती है? इरिसाइथी वीटा के कारण होती है। ये इरिसाइथी होती है। और इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है? केराथेन का 0.2% का स्प्रे करना है। अब बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट लगते हैं उसके बारे में बात करते हैं। थ्रिप्स है जिसमें ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट ये थ्रिप्स ही लगता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? रिफिफोथ्रिप्स क्यूट्रस। इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है? डाईमिथोएट 30 EC का 1
ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें स्प्रे करना है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।